हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो गाइस, इंडस्ट्रियल रिलेशन जो हमें ईपीएफओ के अंदर कवर करना है, उसमें हम आज नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 को। इसी के साथ हम डिफरेंसेस को देखेंगे कंपनी एक्ट 1956 और जो 2013 है उसके बीच में। कुछ करंट अफेयर के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और उसी के साथ जो है कंप्यूटर में जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो शुरुआत हम करेंगे वो करेंगे कि कंपनीज एक्ट 1956 और 2013 में बिल्कुल बेसिक डिफरेंस क्या है। उसके बाद जो जो कंसेप्ट हम इसमें कवर करने वाले हैं उसकी ये लिस्ट है। तो देखिए, सबसे पहले क्या था कि कंपनीज एक्ट 1956 जो थी उसमें टोटल 13 पार्ट्स थे, बट जो 2013 के अंदर जो कंपनीज एक्ट आई है उसमें 29 चैप्टर्स है। वहीं पे जो सेक्शंस थे वो 658 सेक्शंस थे 1956 में, उसको रिड्यूस करके अब 470 सेक्शंस जो हैं वो 2013 की एक्ट के अंदर कर दिए गए हैं। और जहाँ पे कंपनीज एक्ट 1956 में 15 शेड्यूल्स थे उसको डिक्रीज करके 7 शेड्यूल्स कर दिए गए हैं। तो ये जो सेक्शंस और शेड्यूल्स है ना, इसका नंबर आप प्लीज़ आप रखिएगा ध्यान अपने उसमें। और उसी के साथ ये जो है जस्ट एक इंडेक्स है कि क्या क्या हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले ना 3 डिफरेंसेस देख लेते हैं हम 1956 के और 2013 के। उसके बाद 2013 की जो एक्ट है उसको पूरी तरीके से कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे 1956 में 2013 में, उसका डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जो ओल्ड कंपनी एक्ट थी हमारी 1956 की, उसमें एक आ गया था कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स किसी भी कंपनी में होने चाहिए उनका नंबर 12 होना चाहिए। अगर आपको किसी भी केस में 12 से ज़्यादा डायरेक्टर्स चाहिए तो उस केस में आपको गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी होगी और फिर इस 12 का जो नंबर होगा उसको इंक्रीज़ करना होगा। बट 2013 में इसको जो है ख़त्म कर दिया गया और ये कहा गया कि टोटल जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो 15 हो सकते हैं, नंबर में 15 इन नंबर होंगे। और अगर मान लीजिए कि 15 से भी ज़्यादा डायरेक्टर्स कंपनी को चाहिए तो उस केस में गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। आप एक अपनी जो एनुअल जनरल मीटिंग करते हैं जिसको हम एजीएम कहते हैं, उसके अंदर जो है रेजोल्यूशन पास करके नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस हो गया। फिर वीमेन डायरेक्टर की बात की जाती है तो यहाँ पे कहा गया था 1956 में कि वीमेन एम्पावरमेंट की इतनी बात नहीं कही गई थी और कोई भी अगर वीमेन डायरेक्टर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो कोई कंपल्शन नहीं रखा गया था कि आपको अपॉइंटमेंट करनी ही करनी है वीमेन डायरेक्टर की। बट 2013 में वीमेन स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए इस चीज़ को लाया गया और कहा गया कि ऐसी कोई भी कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी जो कि कैपिटल लगाती है ₹100 करोड़ का या उससे ज़्यादा और उसका टर्नओवर अगर ₹300 करोड़ का होता है, तो उस टाइम में उस कंपनी के जो डायरेक्टर बेंच है, मतलब 15 जो डायरेक्टर बेंच होगा 15 नंबर का, उसमें से जो होगा एक एटलीस्ट वीमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, जो कि 1956 के अंदर अलाउड नहीं थी। रेजिडेंट डायरेक्टर का जो है ना, यहाँ पे कोई एस्पेक्ट में बात की गई थी और ना ही अभी कंपनीज एक्ट में की गई है। रेजिडेंट डायरेक्टर का सिर्फ ये कहा गया है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, कि एटलीस्ट एक पर्सन तो ऐसा होना चाहिए जो कि इंडियन होना चाहिए, जबकि 1956 के एक्ट में ऐसा कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 1 पर्सन कंपनी का एक नया कंसेप्ट यहाँ पे लाया गया है 2013 में। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या 1956 के अंदर 1 पर्सन कंपनी का प्रोविज़न था? तो नहीं, ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं था। बट 2013 के अंदर ये कहा गया कि अगर कोई चाहे तो अपनी पूरी कंपनी को फॉर्म कर सकता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मेंबर से कंपनी चल रही है। ये पहली बात तो एक प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए जिसके अंदर एक मेंबर होना चाहिए और एटलीस्ट एक डायरेक्टर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक मेंबर के बेसिस पे कंपनी को चला दे। अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसमें 1 मेंबर और 1 डायरेक्टर है तो उस केस में आपको एजीएम मतलब कि एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी के साथ जो है आप अपनी इस कंपनी को एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं अप टू 50 लाख रुपीज़ जिसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है और उसका टर्नओवर अगर ₹200 करोड़ का है तो इसको आप जो है अलग से कोई जो प्राइवेट कंपनी है उसके अंदर मर्ज कर सकते हैं या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मतलब कि 1 पर्सन कंपनी जो होती है उसके अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी के बारे में। तो जो परमिसेबल नंबर्स मेंबर का बताया गया था ओल्ड कंपनी एक्ट के अंदर वो था 50 कि 50 मेंबर्स जो हैं शेयर होल्डर्स मैक्सिमम आप रख सकते हैं। बट उस नंबर को अब इंक्रीज़ करके मैक्सिमम शेयर होल्डर्स का नंबर 200 कर दिया गया है। तो ये वाला डिफरेंस आपको याद रखना है। अब जो हम कंपनीज़ के एक्ट को पढ़ने वाले हैं उसके कुछ हाईलाइट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे सबसे पहले वही है कि जो शेयर होल्डर्स का नंबर है वो 50 से बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 200 कर दिया गया है, मतलब 50 से 200 कर दिया गया है। 1 पर्सन कंपनी का एक नया कंसेप्ट यहाँ पे ऐड किया
गया है। वहीं पे ये जो सेक्शन 135 है ना, इसका आपको नाम याद रखना है। ये पूछा जा सकता है कि कौन सा सेक्शन ऐसा है कंपनी एक्ट 2013 का जिसमें कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। तो सेक्शन 135 के अंदर जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से डील किया जाएगा। और उसी के साथ जो है कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और जो कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल थी उसकी जगह क्या नई चीज़ें लाई गई है, इन सारी चीज़ों को अब हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं शेयर होल्डर्स की चीज़ से। तो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जो है एक नया कंसेप्ट लाया गया है, डेट इज क्लास एक्शन का। देखिए क्लास एक्शन क्या है यहाँ पे, जिस भी कंपनी के अंदर जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं या फिर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको अपने सभी राइट्स की मोर इन्फॉर्मेशन और नॉलेज यहाँ पे क्लास एक्शन के अंदर क्लास एक्शन के अंदर प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो जो भी अपने राइट्स है उनको अच्छी तरीके से एनफोर्स कर सके। उसी के साथ जो शेयर होल्डर्स है उनको ज़्यादा पावर दी गई है 2013 की एक्ट में। ये कहा गया है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन कंपनी की होंगी जो सिग्निफिकेंट लेवल की होगी, बड़े लेवल की हो रही है, तो उसमें जो शेयर होल्डर्स होंगे कंपनी के उनको अपना अप्रूवल देना जरूरी है। उनके अप्रूवल के बिना कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे सिग्निफिकेंट लेवल की नहीं हो सकती। फिर जो हमने देखा था ना कि जो वीमेन डायरेक्टर थी तो 1956 में उसका कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया था, बट यहाँ पे वीमेन एम्पावरमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर में करने की बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि एटलीस्ट जो वो भी कंपनी हमने बताई थी कि इतना टर्नओवर होना चाहिए, इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो ऐसी कोई कंपनी है तो वहाँ पे एटलीस्ट 1 वीमेन डायरेक्टर होनी चाहिए फॉर अ सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी। सर्टेन क्लास क्या हो गई, वो जो इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर हुआ। फिर जो कॉर्पोरेट सेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने अभी देखी सेक्शन 135 के अंदर, उसमें कहा गया कि यहाँ पे कोई भी कंपनी जो अपना प्रॉफिट अर्न कर रही है उसमें से उसको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो है वो स्पेंड करना होगा हर साल ऐसी किसी एक्टिविटी के लिए, इनिशिएटिव के लिए, जिसमें कि ये दिखे कि वो जो कंपनी है या फिर वो जो कॉर्पोरेशन है उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है, आप हेल्थ सेक्टर में कुछ डोनेट कर दीजिए, एजुकेशन सेक्टर में कर दीजिए, वीमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड बच्चे जो हैं उनके लिए कुछ कर दीजिए। तो इस तरीके की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिखानी होगी। तो ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में। तो यहाँ पे 2013 की एक्ट के अंदर ही नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, इन दोनों को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये किसके रिप्लेस होने की वजह से आए हैं, तो कंपनी लॉ बोर्ड और जो बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस था, इन दोनों को रिप्लेस किया गया है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के थ्रू। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो कोर्ट्स के ऊपर इतना बर्डन रहता है ना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का, उनको रिलीव करने के लिए स्टेप लिया गया है। उसी के साइड जो है जितनी भी इंडस्ट्रीज के ऊपर या फिर कंपनीज के ऊपर एक बर्डन रहता है जस्टिस का, और कोर्ट के ऊपर जो बर्डन रहता है उसको धीरे धीरे कम कर दिया जाए और एक साइमल्टेनियसली स्पेशलाइज्ड जस्टिस जो है वो कंपनीज को प्रोवाइड किया जाए। इस वजह से इस ट्रिब्यूनल को बनाया गया है। फिर आता है फास्ट ट्रैक मर्जर्स के बारे में। तो इसके अंदर ये कहा गया कि मान लीजिए कि अगर कोई छोटी कंपनी है, वो जो है क्या करती थी पहले कि इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके और फिर बहुत लंबा खासा टाइम चला करता था और फिर वो किसी और कंपनी के साथ मर्ज हो सकती थी। तो अब जो है फास्ट ट्रैक मर्जर्स का एक नया कंसेप्ट लाया गया है, जिसमें कि जो प्रोसीजर्स है उनको सिंप्लीफाई कर दिया गया है, ताकि सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज जो है जैसे कि होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी होगी, स्मॉल कंपनीज है, वो गवर्नमेंट का अब एक बार अप्रूवल लेके बहुत जल्दी से एक दूसरे से मर्ज हो सकती है। अच्छा खासा प्रोसीजर उनको फॉलो नहीं करना है। फिर क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स के बारे में भी कहा गया कि देखिए एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो फास्ट ट्रैक मर्जर्स है ना उसमें किसका अप्रूवल लेना होगा, इंडियन गवर्नमेंट का लेना होगा कंपनी को। बट अगर क्रॉस बॉर्डर मर्जर कर रही है, मतलब कि एक कंपनी किसी दूसरी फॉरेन कंट्री की उससे कर रही है, कंपनी से मर्जिंग कर रही है, तो उस टाइम जो है उसको सबसे पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये दोनों डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं किसी भी क्रॉस बॉर्डर मर्जर के लिए, किसी भी फॉरेन कंपनी के लिए या फिर इंडियन कंपनी के लिए। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, आरबीआई का और गवर्नमेंट का। उसी के साथ जो है जितनी भी फॉरवर्ड डीलिंग्स होती है और इनसाइडर ट्रेडिंग होती है उसका प्रोहिबिशन यहाँ पे कर दिया गया है। इसमें बेसिकली जो डायरेक्टर्स है और जो मैनेजर पोस्ट पे पर्सन्स होते हैं उनको ये कहा गया कि आप अपनी कंपनी के जो शेयर्स है उनको परचेज नहीं कर सकते हैं, मतलब खुद अपने अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपको, आप जो है दूसरों को जो है यहाँ पे देंगे, मतलब कि चांस देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो आपकी कंपनी के शेयर खरीदे। डायरेक्टर्स या फिर जो मैनेजर है वो नहीं खरीद सकते। उसी के साथ जो शेयर होल्डर्स का नंबर है वो 50 से 200 कर दिया गया है 2013 के अंदर। वहीं पे जो मैक्सिमम पार्टनर्स के ऊपर एक लिमिट लगा दी गई है। मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या था
कि जो यह कहा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन या पार्टनर किसी भी एसोसिएशन के अंदर जो है वो 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बट अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसमें कि लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, तो इस तरीके के अगर किसी प्रोफेशनल पर्सनस के थ्रू वो कंपनी बनाई जाती है या एसोसिएशन बनाई जाती है, तो उस केस में जो है 100 से ज़्यादा पार्टनर हो सकते हैं। बट जो स्पेशल नॉर्मल केसेस होते हैं उसमें 100 से ज़्यादा जो है पार्टनर्स नहीं हो सकते हैं। और ये जो था बेसिकली जो लिमिट लाई गई थी वो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर ही ला दी गई थी। फिर 1 पर्सन कंपनी का कंसेप्ट मैंने आपको समझाई दिया है। वो बेसिकली क्या चीज़ है कि एक कोई कंपनी जिसको कि एक मेंबर है और एक डायरेक्टर, उसको 1 पर्सन कंपनी कहा गया और ये 2013 के अंदर ही किया गया था, 1956 में नहीं था ऐसा कुछ। फिर एंट्रेंचमेंट की बात की गई। एंट्रेंचमेंट का क्या मतलब है बेसिकली कि जो कंपनीज है उसके ऊपर अब आप एक्स्ट्रा लीगल सेफगार्ड्स भी लगा सकते हैं। मतलब लीगल सेफगार्ड्स तो आपको मिल ही रहे हैं आपकी कंपनी को, उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी जो है वो अच्छी तरीके से रन हो सकती है तो आप एक्स्ट्रा लीगल सेफगार्ड्स ला सकते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा, एंट्रेंचमेंट इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड को लाया गया है। अभी तक जो कंपनीज रन होती थी उन पे जो गवर्नेंस की जाती थी वो पेपर वर्क से की जाती थी। अब यहाँ पे ई गवर्नेंस को प्रपोज किया गया है। ई गवर्नेंस किस केस में होगी, अगर मान लीजिए किसी कंपनी के मेंटेनेंस की बात हो रही है, इंस्पेक्शन की बात हो रही है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स की मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी। उसी के साथ जितने भी बुक ऑफ अकाउंट्स रखनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखनी है, कंपनी की वेबसाइट, ये सारी चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी। अब कोई भी पेपर वर्क नहीं होगा। उसी के साथ जो है इंडियन रेजिडेंट को एज डायरेक्टर बनाना, तो ये कहा गया कि हर कंपनी के अंदर एटलीस्ट एक डायरेक्टर जो होगा वो ऐसा होना चाहिए जो कि पिछले बीते हुए साल में एटलीस्ट 182 डेज हमारी कंट्री के अंदर रहा हो, वो रेजिडेंट इंडियन हो। उसका जो है एक डायरेक्टर बनाना होगा। अगर मान लीजिए कि 5 है तो उनमें से एटलीस्ट एक ऐसा कोई पर्सन होना चाहिए जो इंडियन रेजिडेंट हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उस कंपनी को नहीं माना जाएगा। फिर बात करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये कहा गया कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है उसमें से 1/3 जो बोर्ड है, मतलब कि जितने भी डायरेक्टर बोर्ड है उसमें से 1/3 जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। और ऐसा क्लास जो है पब्लिक कंपनीज का वो किसके थ्रू बताया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बताया जाएगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब कि एक बोर्ड बनाया जाएगा जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे। उसी के साथ एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर हम टेन्योर की बात करते हैं इन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की, तो ये जो है 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ 5 ईयर्स, मतलब कि टोटल जो है ये 10 साल के लिए काम कर सकते हैं, अपॉइंट हो सकते हैं एज एन डायरेक्टर 2 टर्म्स के लिए, 5-5 साल के। उसके बाद ये नहीं दोबारा थर्ड टाइम दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकते। फिर उसके बाद जो है सर्विंग नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कहा गया कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई बोर्ड मीटिंग करनी है तो उससे एटलीस्ट 7 डेज पहले जो है आपको नोटिस देना होगा बोर्ड मीटिंग को करने के लिए। और किस तरीके से होगा, अगेन पेपर वर्क यहाँ पे नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीन से आपको हर डायरेक्टर के पास जो है जो कि रजिस्टर्ड है आपकी कंपनी के अंदर मैसेज भेजना पड़ेगा 7 दिन पहले कि इस दिन मीटिंग है, आप यहाँ पे आ जाइएगा। नेक्स्ट जो है ड्यूटीज़ जो थी डायरेक्टर्स की उनको डिफाइन किया गया है। यहाँ पे डायरेक्टर जो है उसको ये कहा गया है कि आपकी एक लीगल और एथिकल रिलेशनशिप होनी चाहिए ट्रस्ट के साथ। आपकी जो ड्यूटीज़ है वो लीगल भी होनी चाहिए और एथिकल भी नेचर की होनी चाहिए। तो इस तरीके से डायरेक्टर की ड्यूटी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। फिर लाइबिलिटी ऑन डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स के ऊपर क्या बनती है, यहाँ पे सबसे पहले कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर किसी भी इंडियन कंपनी को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है कि अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी है को लॉस हो रहा है या हार्म हो रहा है तो सारा का सारा आप किसके ऊपर डाल दे, बर्डन डायरेक्टर के ऊपर डाल दे या ऑफिसर के ऊपर डाल दे। तो ऐसी चीज़ जो है उससे रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि ऐसा नहीं होगा, आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी हार्म या लॉस की डायरेक्टर या ऑफिसर के ऊपर नहीं डाल सकते। फिर रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स देखते हैं तो 2013 की एक्ट के अंदर जितने भी ऑडिटर्स और जो ऑडिट फार्म्स होते हैं पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज के अंदर, नॉट प्राइवेट, उनका जो है रोटेशन होना कंपलसरी है। कि यही नहीं है कि देखिए आप एक चीज़ देखिए कि अगर एक ही ऑडिटर जो है वो लगा रहेगा तो उसको घूस वूस दे के अपने साइड कर लिया जाएगा ना, तो इस वजह से यहाँ पे रोटेशन ज़रूरी होता है। फिर उसी के साथ जो है ऑडिटर्स को ये कहा गया कि आप जो काम करेंगे वो सिर्फ ऑडिटिंग का करेंगे, आप नॉन ऑडिट सर्विसेज को परफॉर्म नहीं करेंगे। तो इस वजह से प्रोहिबिट कर दिया गया ऑडिटर्स को फॉर द नॉन ऑडिट सर्विसेज। ये आपको याद रखना है ताकि जो इंडिपेंडेंसी है और अकाउंटेबिलिटी है ऑडिटर की वो मेंटेन रहे। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले रिहैबिलिटेशन और लिक्विडेशन प्रोसेस की बात की गई।
कि जितना भी रिहेबिलिटेशन का और लिक्विडेशन का प्रोसेस जो कंपनी का होता है, अगर उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है तो वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ही अब कवर होगा, अलग से कवर नहीं किया जाएगा। तो अब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। टॉपर स्टॉप आपको EPFO का फ्री कोर्स प्रोवाइड कर रहा है हर तरीके से, इंडिविजुअल वीडियो भी हर टॉपिक की, हर सब्जेक्ट की, और उसके साथ क्रैश कोर्सेज, प्रैक्टिस सेट सब आपको मिलेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसी के साथ जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ मैं स्टडी कंटेंट भी पोस्ट करती हूँ, और कई बार कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं हो पाता है बेल बटन दबाने के बाद भी, तो उस केस में भी मैं वहाँ पे उसका नोटिफिकेशन डाल देती हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। कल जो मैंने कंप्यूटर का आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो जंक ईमेल होता है उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे अनिल जो है उन्होंने सबसे पहले आंसर किया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अनिल, आपने सबसे पहले आंसर किया, सही किया। आई विश कि आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहे और जल्दी से जल्दी अपना ड्रीम अचीव करें। तो यहाँ पे ए था स्पैम जो था वो सही आंसर था। यहाँ पे बहुत सबने किया बट अनिल ने सबसे पहले इसको आंसर किया था। अब हम आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो लेबर सर्वे के ऊपर ही आने वाली है। तो इस क्वेश्चन से आप अपने आप को जज करेंगे कि क्या आपने उसके बारे में डिटेल में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो वो मैं लाऊंगी, अभी 2-3 घंटे में वो वीडियो आ जाएगी। तो क्वेश्चन को देखिए, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। कल और मतलब कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें ही मैं नाम अनाउंस भी कर दूंगी और ये वाला टॉपिक भी बढ़ा दूंगी। तो यहाँ पे ऑल इंडिया सर्वे ऑन लेबर के ऊपर क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट दे रखी है। पहली तो ये है कि जो 5 ऑल इंडिया सर्वेज जो हैं वो कंडक्ट किए गए हैं चंडीगढ़ के अंदर, और सेकंड स्टेटमेंट है कि लेबर ब्यूरो जो है वो एक अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सामने एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ए इज़ 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नाइदर और नो 2। तो एक बार स्टेटमेंट कोड देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए और इसको कमेंट सेक्शन में अभी के अभी आंसर कीजिए। नेक्स्ट है कि अ फ्रूट ट्रेन सेट टू बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री वाज रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स। तो आपसे पूछा गया है कि जो फ्रूट ट्रेन है वो अभी कौन से स्टेट से लॉन्च की गई है। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो आंध्र प्रदेश जो है वहाँ से इस फ्रूट ट्रेन को लॉन्च किया गया है। ऐसे 1 लाइनर क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर के बेसिस पे। तो ये जो करंट अफेयर के MCQs होते हैं उनका सिर्फ एक सोल मोटिव है कि जो टॉपिक आपका छूट गया है करंट अफेयर का किसी भी वजह से, तो देखिए आप जब भी मेरी वीडियो देखें ना तो पेन कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि मैं सारी की सारी रिलेटेबल चीज़ें आपको बताती जाती हूँ, वो भी सिर्फ EPFO के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आता है इंडिया का जो फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो है वो कौन से प्लेस पे स्टार्ट हुआ है। ए इज कोची, बी इज कोलकाता, सी इज हैदराबाद एंड डी इज चेन्नई। ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी पूछा हुआ है, देखते हैं कि कौन अटेम्प्ट कर पाता है। तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे कोलकाता जो है वो सही ऑप्शन है। आप देखिए कि जो सबसे पहली मेट्रो शुरू की गई थी वो कोलकाता के अंदर ही शुरू की गई थी, और इस वजह से अंडर वाटर कोलकाता के अंदर ही मेट्रो शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, और इस वाले क्वेश्चन का मोटिव है आपको इस पूरे टॉपिक से फेमिलियर कराना। तो यहाँ पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है उसके रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, वो आपको बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि द प्रोग्राम एम्स टू क्विकली एंड इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म सम ऑफ द most underdeveloped districts of the country. Second, it is an initiative by the Ministry of Panchayati Raj. Third option है statement आपके सामने, it ranks states on parameter across various performance indicators like health and nutrition, education, skill development, basic infrastructure। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सामने, अब आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ए ऑप्शन है आपके सामने 1 and 2 only, B is 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1 2 3। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा स्टेटमेंट देख लीजिए। ओके डन। ये देख लीजिए ऑप्शंस। ओके हो गया। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है C1 and 3, मतलब कि ये C1 and 3 आपकी जो ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट है ये सही है। मतलब कि ये जो प्रोग्राम है ये क्विकली और इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म करता है जो मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स है कंट्री के, उनको पंचायती राज मिनिस्ट्री के अंदर ये नहीं आता है, और उसी मतलब कि इन डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप करके जो है कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे स्टेट्स को रैंक किया जाता है। और ये पैरामीटर्स क्या हैं, जैसे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हो गया, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब मैं इसको आपके डिटेल बता देती हूँ। तो ये जो प्रोग्राम वाला फर्स्ट स्टेटमेंट हमने देख ही लिया, इसके जो ब्रॉड कंटूर्स है प्रोग्राम के कन्वर्जेंस के, वो सेंट्रल और स्टेट स्कीम्स दोनों को इंक्लूड करते हैं। ये कोलैबोरेशंस के थ्रू चलेगा ये वाला जो स्कीम होगा, मतलब यहाँ पे स्टेट
लेवल के और सेंट्रल लेवल के जो प्रभारी ऑफिसर्स है और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है वो मिलके काम करेंगे एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट को एक बनाने के लिए। और उसी के साथ जो है एक मास मूवमेंट के थ्रू, जन आंदोलन के थ्रू जितने भी मतलब के स्टेट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बीच में एक कंपटीशन लॉन्च किया जाएगा ताकि वो जल्दी से जल्दी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी के अंदर आ जाएं। यहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो मेन ड्राइवर्स हैं इसके, क्योंकि प्रभारी ऑफिसर्स और जो डीसीज है वो मिलकर काम कर रहे हो। और पैरामीटर्स यहाँ पे क्या है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ डेवलप करना है। रैंकिंग्स जो यहाँ पे होती है वो बेस होती है डाटा पे जो कि पब्लिकली अवेलेबल होते हैं थ्रू द चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड से। मतलब कि एक डैशबोर्ड आपको दिखाया जाता है, उसमें चैंपियंस के नाम दिए जाते हैं और ये रियल टाइम बेसिस पे जो है वो शो किया जाता है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये वाला आपका जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का हो गया। इसमें मैंने आपको एक पॉइंट नहीं बताया कि ये पंचायती राज मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है या नहीं है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये आपको मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा है। और इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, इसको आप रिवाइज करें और मिनिस्ट्री का नाम मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।